सूरत का मेरा ये चौथा कार्यक्रम है आज। और इसके बाद दिल्ली जाकर के भी कुछ काम करना है। मैंने 4 कार्यक्रम आपके यहां किए, आप थक तो नहीं गए ना? क्योंकि मैं थकता नहीं हूं। मुझे बताया गया कि जितने लोग अंदर हैं उससे भी ज्यादा लोग बाहर हैं। उन सभी बंधुओं को जो असुविधा हुई है वे अंदर नहीं आ पाए हैं। स्वाभाविक है, उनके दिल में थोड़ा दर्द होगा, कसक होगी। मैं उनकी भी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं फिर कभी आऊंगा तो विराट जनसभा में उनके दर्शन कर ही लूंगा। देश का नौजवान देश का भविष्य है और आज उत्साह, उमंग और जोश से भरे हुए इन नौजवानों के बीच में मुझे भी एक नया जोश मिल रहा है। और आजकल तो युवाओं में चर्चा है, हाउ इज द जोश। दोस्तों, देश तेज गति से बदल रहा है। जिस आशा और अपेक्षा के साथ 2014 में आपने मुझ पर जिम्मेवारी दी, देशवासियों ने जिम्मेवारी दी। आप गुजरात के लोग तो मुझे भी जानते थे, मेरे काम को भी जानते थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं नया था। लेकिन देश ने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि आपने देश को बताया कि भरोसे करने जैसा है। आज कभी चर्चा होती होगी कि देश में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, 9 करोड़ टॉयलेट बन गए, टिकना हो गया, फलाना हो गया। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है। कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। आपके एक वोट ने 5 साल तक मुझे दौड़ाता है। आपका वोट, आपका एक वोट मुझे दिन रात जाग करके आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। सूरत व्यापारियों की भूमि है।
आपको जरूर लगता होगा कि आपने 2014 में इन्वेस्ट किया था, उसका पूरा फल आपको मिल गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज से मिला होगा। दो 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। यह भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और यह विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है। हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, आपने काम तो बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन आपने लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि निराशा के बजाय आशा पैदा होना अच्छा है कि बुरा है। नई आकांक्षाएं जगना अच्छा है कि बुरा है। मैंने कहा हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस काम को देख करके उसको लगता है अरे मोदी जी इतना कर सकते तो ये भी कर देंगे। हमारा यही सबसे बड़ा योगदान है कि निराशा की गर्त में डूबे हुए हिंदुस्तान को आशा, विश्वास और अरमानों से हमने भर दिया है और वही देश को आगे ले जाएगी। यही ताकत है जो देश को आगे ले जाएगी। कोई कल्पना कर सकता है स्वच्छता जैसा विषय देशवासियों ने अपना बना लिया, वरना हमारे देश का हाल क्या था। 2 शब्द हमारे जहन में गर कर गए थे। 2 शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया था। वो 2 शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था मेरा क्या। था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? अच्छा मान लीजिए कोई कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं, भाई मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर दूसरा शब्द आता था मुझे क्या।
यानी कुछ आशा अपेक्षा से मेरा क्या, लेकिन अगर बात बने नहीं, मुझे क्या, जाओ मरो। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों, और उसका परिणाम है सबका साथ, सबका विकास, हर किसी का साथ। तो दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, सूरत ने एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम की रचना की। आप नौजवानों से भी कुछ बातें करने का मुझे मौका मिलेगा। मुझे बताया गया कि कुछ नौजवान सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछें। तो मेरा भाषण तो सवाल जवाब में आ ही जाएगा, तो मैं लंबा भाषण न करते हुए सवालों को निमंत्रित करता हूं। एंकर का मोबाइल फोन चल रहा है क्या? जी जी, शुरू हो गया। हाँ। एक वेबसाइट के माध्यम से माननीय बहुत सारे सवालों को आमंत्रित किया गया था, हजारों सवाल आए थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कुछ प्रश्नों को चयनित किया गया है। सबसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, वकील भी हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं। पहला सवाल मैं आमंत्रित करता हूं, फैनिल परीख यहाँ पे उपस्थित है। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि उन्हें माइक सौंपें। फैनिल परीख यहाँ पे है, हमारे बीच खड़े हो गए हैं फैनिल परीख जी। और आप अपना सवाल सीधे पूछें, संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी, फैनिल परीख जो इस वक्त B6 में खड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों की जानकारी हेतु B6 जो मेरे बाईं ओर है और खड़े हुए हैं वहां पे सफेद शर्ट में, सारे दर्शक उन्हें देख सकते हैं। फैनिल जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। फैनिल जी B6 में इस वक्त हमारे बीच में खड़े हैं, पहले फ्लोर पे। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और सर, पहले देश में मानसिकता थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, पर इसमें अभी मैं बदलाव देख रहा हूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बदलाव संभव कैसे हुआ? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बदलाव को महसूस किया। ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती रही, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था। 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली? हेडलाइन बदली कि नहीं बदली? वरना उस समय कोयला घोटाला, 2G घोटाला, न तो ये जी कहां तक जाता है जानते हैं आप लोग।
एक छोटा उदाहरण देता हूं। 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई। और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। बदलाव ऐसे आता है, कोई कल्पना कर सकता था कि काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ सकता है? हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, चूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। अगर फैसले लेने के लिए इरादे साफ हो, नियत नेक हो, देश हित में हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए न हो, तो निर्णय भी किए जाते हैं, निर्णयों का परिणाम भी मिलता है। कोई कल्पना कर सकता है कि हिंदुस्तान में सुबह टीवी खोलते ही समाचार आते, आज इतने आतंकवादी मारे, आज इतने मारे। ये ठीक है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन वे सीना तान करके लड़ते लड़ते मर रहे हैं। सोए हुए आकर के कोई बम फेंक करके नहीं मार पा रहा है। वो भी एक वक्त था, कभी मुंबई में बम धमाका, कभी रेल के डिब्बे में बम धमाका, कभी दिल्ली में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। 4.5 साल हो गए, सब कुछ कश्मीर में अटक गया है। ये बदल है कि नहीं है? देश का नौजवान आज पैसों के अभाव में अपने सामर्थ्य के लिए निराशा को लेकर के डूबता नहीं, बैठा नहीं रहता है। मुद्रा योजना के तहत बैंक के दरवाजे खटखटाओ और बिना गारंटी आप लोन लेने के हकदार बनते हो
और अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, पहले कभी नहीं होता था। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पे चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश बदल रहा है, उसका मूल कारण है 125 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि बस अब बदल के रहना है। हम लोगों का स्वभाव है, अगर हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं और बगल की सीट खाली है, हमने अपना थैली वहां रख दी, बैग रखी, पर्स रख दिया, टेलीफोन रख दिया, किताब रख दी और विमान के चलते चलते या ट्रेन के चलते चलते वहां का रिजर्वेशन जिसका वो आ गया उस सीट पर बैठने के लिए। सीट तो हमारी नहीं थी, हम तो हमारी सीट पर बैठे थे, वो तो खाली पड़ी थी, उसकी थी। वो आया, हमको टेलीफोन उठाना पड़ा, किताब उठानी पड़ी, चश्मे उठाने पड़े, मोबाइल उठाना पड़ा, मुंह लटक गया। ये कहां से आ गया? एक सीट खाली थी, मैं आराम से बैठा था। कैशबैक, कूपन्स, डिस्काउंट्स। एक तरफ ये हमारा अनुभव, उसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार यूं ही कह दिया कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आपको गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, छोड़ दो ना। मेरे देश के 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। ये जन मन बदला है। 125 करोड़ देशवासियों का जन मन जो बदला है, वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास। रेल के अंदर सीनियर सिटीजन्स को सब्सिडी मिलती है, टिकट में, पैसों में राहत मिलती है। मैंने ऐसे ही कहा रेलवे वालों को, जरा जो पर्ची होती है फॉर्म, उसमें लिख दो कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। इतना ही लिखा, मैंने कभी भाषण नहीं किया इस पर, न कोई अपील की, कुछ नहीं किया। आपको जानकर के खुशी होगी, मेरी लास्ट जो जानकारी थी, करीब करीब 40-45 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने लिखा कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं पूरी टिकट देना चाहता हूं। ये है मेरे देश का सामान्य मानवीय का मिजाज जो बदला है, वही मेरे देश की भविष्य, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये आशा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये सपने और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की रीति, सरकार की गति, सरकार की मति उसको एक नई ताकत देती है। पहले ऐसी मान्यता थी सब कुछ सरकार करेगी, हम ही सब कुछ है। हमने आकर के बदल दिया, जी नहीं, हमसे बड़ा देश है, देश के लोग बड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी देश बदल सकते हैं, हम तो निमित्त हैं।
उनके भरोसे छोड़िए, वो देश को आगे ले जाएंगे और हमने छोड़ना तय कर लिया है। देश के भरोसे, 125 करोड़ देशवासियों के भरोसे चलना, ये सपना लेकर के हम चल पड़े हैं। और वही ताकत है, एक मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ मोदी है जो देश बदल रहे हैं, जो देश बदल रहे हैं। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला प्रश्न इस ओर से है। डॉक्टर निशिल शाह हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारे कार्यकर्ता माइक सौंपे उन्हें। डॉक्टर निशिल शाह प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इंडिया, भारत का नागरिक होते मुझे गर्व की भावना है कि सामान्य घर में से आके आप भ्रष्ट ताकतों के सामने चुनौती दे रहे हो और इसी चुनौती के साथ डर के मारे एक महागठबंधन हो रहा है। 2019 में भारत के 125 करोड़ देशवासियों कांग्रेस मुक्त भारत का इंतजार कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। हमें तो वो डर ही नहीं था। खुली किताब जैसी जिंदगी रही है। 13-14 साल बीच आपके बीच में काम किया है, विरोधियों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। वही ताकत थी जिसके कारण डर नहीं लगा कभी। क्या होगा? अरे जो होगा तो होगा यार। होता क्या? दूसरा, मैं ये विश्वास से मानता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है, हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे कर, भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छोड़ सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। और इसलिए, और आपने देखा जिस 4-4 पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4-4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना,
आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।